नमस्कार दोस्तों, सेठ छाजूराम जी की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, सेठ छाजूराम जी पर यह छठा वीडियो है और बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि धर्मेंद्र भाई ये तो बताइए कि व्यापार में सफल कैसे हुए, शेयर बाजार में उन्होंने कैसे एंट्री ली और कैसे उसके बादशाह बन गए, कैसे जूट का पटसन का कारोबार उन्होंने इतना बड़ा खड़ा कर दिया। असल मायने में तो दोस्तों जो छाजूराम जी की कहानी है उस पर आईआईएम में पीएचडी करवानी चाहिए लोगों को। सिलेबस का हिस्सा होने चाहिए ऐसे महापुरुष, ताकि हमारे बच्चे उनसे ये सीख सकें कि जीवन में किस तरह का इंसान बनना चाहिए। आज के वीडियो में हम उनके शेयर और पटसन के कारोबार की बात करेंगे। और एक पुरानी कहावत है दोस्तों कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे मित्र हम बनाएंगे, जैसे मित्रों में हमारा उठना बैठना होगा, हम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। और सेठ छाजूराम जी को भी जीवन में ऐसे कई मित्र मिले थे जिनकी वजह से व्यापार की समझ उनमें पैदा हो गई थी। जब छाजूराम जी भिवानी में पढ़ते थे तभी उनकी मित्रता महाजनों के लड़कों से थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई वही करते थे और उनके सगे संबंधी परिवार के लोग कलकत्ता में व्यापार करते थे। भिवानी को छोटी काशी भी कहा जाता है और जो वैश्य समाज के लोग हैं उनका यहाँ हमेशा से ही दबदबा रहा है। सेठ छाजूराम जी के टाइम में यहाँ से बड़े बड़े व्यापारियों में जयनारायण जी थे, रामचंद्र जी थे, ताराचंद जी, घनश्याम दास जी, रामगढ़िया जी आदि खूब लोकप्रिय उस समय ये नाम हुए थे। चौधरी छाजूराम को सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता आदि संस्कार बचपन से ही मिले थे और इनकी वजह से जो भी व्यापारी इनके संपर्क में आया फिर वो छाजूराम का होकर रह गया। कलकत्ता पहुंचने के बाद जिन दिनों चौधरी छाजूराम ने मारवाड़ी सेठों की चिट्ठी पत्री का काम देखना शुरू किया था, इससे उनको वो बिजनेस के सीक्रेट पता लग गए जो कोई भी व्यापारी दूसरे व्यापारी को नहीं बताता। उनकी समझ में आ गया कि अमीर बनने का रास्ता तो शेयर बाजार से होकर गुजरता है। जितने भी लोग उनके सामने अमीर बने थे उन्होंने अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदे थे और उनके भाव बढ़ने के साथ साथ वे लगातार अमीर होते चले गए। ये बात छाजूराम जी की समझ में आ गई थी। शेयर बाजार की जरूरी जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदने शुरू किए। आज की तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग का जमाना नहीं था, चिट्ठी पत्री से ही शेयर खरीदे जाते थे और कागज पर ही शेयर मिलते थे। भगवान की कृपा उन पर ऐसी बरसी कि उन्होंने जिस भी कंपनी के शेयर खरीदे उसके भाव देखते ही देखते आसमान पर चढ़ते चले गए और चौधरी छाजूराम पर पैसों की बरसात होने लगी। असल में उन्होंने जिन भी कंपनियों में पैसा लगाया उससे पहले यह देखा कि उस कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है, मार्केट में उनकी साख कैसी है। इसके बाद वो कंपनी भले ही छोटी हो, नई हो, पुरानी हो, उसमें इन्वेस्ट किया जिसमें लोग सही हों और उनका फैसला कभी भी गलत साबित नहीं हुआ। फिर वो जिन सेठों का पत्र व्यवहार देखते थे उनसे आगे निकलते चले गए और भारत के शेयर किंग बन गए। इसके बाद उन्होंने जूट के धंधे में खूब पैसा लगा दिया और वहां के व्यापारियों से खूब प्रतिस्पर्धा की और देखते ही देखते सेठ छाजूराम जूट किंग भी बन गए। सबसे पहले उन्होंने पुरानी बोरियों के क्रय विक्रय का काम शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे कलकत्ता में जूट का पूरा कारोबार उनके हाथ में आ गया था और कलकत्ता की मार्केट में चौधरी छाजूराम को जूट किंग के नाम से पुकारा जाने लगा। पूरी दुनिया में उस समय केवल बंगाल में ही पटसन पैदा होता था और आज उसी बंगाल का वर्तमान में आधा हिस्सा बांग्लादेश में चला गया है। उस समय अनाज और इससे मिलती जुलती दूसरी भारी वजनी सामग्रियां केवल पटसन से बनी हुई बोरियों द्वारा ही बाहर भेजी जा सकती थी। आजकल तो इसका स्थान पॉलिथीन ने ले लिया है, तो लेकिन तब पटसन के बिना गुजारा नहीं था। उस समय बोरिया और कट्टे बनाए जाना केवल पटसन पर निर्भर था और इसी पटसन की बनी हुई बोरियां और कट्टे कलकत्ता की बंदरगाह से दुनिया के दूसरे देशों में भेजे जाते थे और पैकिंग का पटसन एकमात्र साधन था। इसी पटसन के व्यापार पर चौधरी छाजूराम का पूरा कब्जा हो चुका था और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यापार में चौधरी छाजूराम की दिन दुगनी रात चौगुनी फिर उन्नति होनी ही थी और एक भारी मुनाफा उनके गले में आ रहा था। इसी मुनाफे से चौधरी छाजूराम ने कलकत्ता की 24 बड़ी कंपनियों के शेयर धीरे धीरे खरीदे। इससे वे एक दिन कलकत्ता के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। इन कंपनियों में प्रमुख कंपनियां एंड्रू यूल एंड कंपनी, ओबारी हटा ब्रदर्स कंपनी और रिजाड़ा कंपनी आदि शामिल थे इसमें। और हालात एक बार तो यहां पहुंच गए थे कि दोस्तों एंड्रू यूएल एंड कंपनी की 10
और बिरला ब्रदर्स की दो कुल 12 कंपनियों में जो मिले थी उनमें चोई छाजूराम निदेशक बन गए थे। उनकी सफलता का सिलसिला किस कदर था कि आप अंदाजा लगाइए कि पंजाब नेशनल बैंक का निदेशक उनको बनाया गया था। 2 साल तक वो इस बैंक के निदेशक रहे, लेकिन बहुत बिजी थे, इसलिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उस समय चोई छाजूराम को कंपनियों के शेयर के कारण 16 लाख रुपए प्रति वर्ष लाभ मिलता था। अब आप इसको 16 अरब मान सकते हैं। करोड़ों रुपया इनका बैंकों में जमा था। 24 कंपनियों के 75% हिस्से के शेयर उनके खाते में थे। उन्होंने अलीपुर और नए बाजार में 21 कोठियां और विशाल भवन बनवाए अपने लिए। उस समय तत्कालीन पंजाब से आने वाले अपने लोगों की मेहमान नवाजी के लिए इनमें से एक बड़ी कोठी अलग से उन्होंने आरक्षित कर रखी थी। तत्कालीन भारत के राजनीतिज्ञों व अंग्रेजों बड़े बड़े अधिकारियों के लिए अलग से कोठियां बनी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने हिसार जिले के अलकपुरा और शेखपुरा में 2 शानदार महलनुमा कोठियां भी बनवाई थी। पंजाब के खन्ना कस्बे में बिनोला और मूंगफली से तेल निकालने का एक बहुत बड़ा कारखाना उन्होंने लगवाया था। इसके अलावा चोई छाजूराम ने अपनी निजी जिम्मेदारी बनाकर एक अलग से एस्टेट बनाने का विचार भी किसी समय में किया था, और इसके लिए उन्होंने अतुल्य धनराशि खर्च करके शेखपुरा, अलीपुरा, अलकपुरा, कुम्हारों की ढाणी, कागसर, जामनी और मोठ आदि गांव की अधिकतर जमीन उन्होंने खरीद ली थी। जामनी गांव जो खांडा खेड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर चोई छाजूराम ने 5000 बीघा जमीन उस समय खरीदी थी। इसका मालिक हिस्टलनी नामक एक अंग्रेज था जो पहले ठेके पर जमीन दिया करता था। चोई छाजूराम ने अपनी जामनी की जमीन की पैदावार को संभालने के लिए खोड़ा खेड़ी गांव में एक कोठी बनवाई थी और बाद में ये आर्य कन्या पाठशाला को दान दे दी थी। 1916 से लेकर अभी तक ये पाठशाला इसी कोठी में चल रही थी। उस समय चोई छाजूराम की संपत्ति का टर्नओवर 40 लाख मिलियन डॉलर से भी अधिक पहुंच चुका था दोस्तों। और वैसा भी बताते हैं कि शुरू में घनश्याम दास बिड़ला बहुत बड़े कारोबारी हुए हैं, वो इनकी कोठी में रहा करते थे और उस कमरे में बिड़ला जी का पूरा रहन सहन इनका था। छाजूराम को बिड़ला परिवार से शुरू से ही स्नेह था, क्योंकि चोई छाजूराम के पूर्वज भी राजस्थान में उसी उनके पड़ोस के गांव से आए थे और ये दोनों परिवार पिलानी के पास से आने के कारण आपस में गुआंढी एक दूसरे को गुआंढी का सम्मान देते थे। इस रिश्ते की वजह से चोई छाजूराम के परिवार के लोग बिड़ला जी को मामा या नाना के रिश्ते से पुकारा करते थे और ये रिश्ता छाजूराम का परिवार हरियाणा में आने के कारण मामा नाना का हो गया था। उस समय की विख्यात रोल्स रॉयस कार आपने सुना होगा जरूर नाम दोस्तों, ये राजाओं के पास हुआ करती थी और उस समय उसकी कीमत थी 1 लाख रुपए। लेकिन निजी तौर पर सबसे पहले इस कार को हमारे देश में चोई छाजूराम के बड़े पुत्र सज्जन कुमार ने 1930 में खरीद लिया था और वो इसको खरीद के फिर कलकत्ता लाए थे और उस समय कार को देखने के लिए बड़े बड़े कारोबारी उनके घर आए थे। वैसे तो सेठ छाजूराम के पास बहुत सारी कारें थी, वे हमेशा अपनी यात्रा साधारण कार से किया करते थे, लेकिन जब किसी बड़े अधिकारी से मिलना होता था तो फिर वो रोल्स रॉयस कार में बैठकर जाया करते थे। कलकत्ता की सड़कें गवाह हैं इस बात की। चोई छाजूराम साधारण लोगों के साथ साधारण तरीके से बिहेव करते थे। उनके साथ हमेशा अपनी मातृ जुबान हरियाणवी में बात करते थे। अगर अंग्रेजी बोलने वाला होता तो वो अंग्रेजी में बात करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को एक महान व्यापारी दर्शाने की कोशिश नहीं की। यह वह समय था जब चोई छाजूराम का व्यापार चरम सीमा पर था, कहते हैं ना फुकाड़ से घास जड़ती थी, वो जड़ा करती। इस समय सफलता इनके पीछे छाया की तरह चलती थी और इनका दृढ़तापूर्वक विश्वास था कि भय का सामना करोगे तो तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। चोई छाजूराम ने व्यापार में इतनी बड़ी उन्नति की कि वे कलकत्ता के एक महान और विख्यात व्यापारी बने। व्यापार में इन्होंने पूर्ण संघर्ष, निडरता और अथक परिश्रम का परिचय दिया। कलकत्ता उस समय भारतवर्ष की सब प्रकार की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होता है दोस्तों, और चोई छाजूराम इसके केंद्र बिंदु बन गए थे। चोई छाजूराम की व्यापार की ख्याति और दानशीलता केवल कलकत्ता में ही नहीं, अभी तो पूरे भारत में फैल चुकी थी और इन्हें एक आदर्श व्यापारी माना जाता था। चोई छाजूराम व्यापारी वर्ग के दुष्कृत्यों और दूषित कार्यों से अनभिज्ञ नहीं थे। वे हमेशा इस वर्ग के स्वच्छ व्यापार में स्वच्छ कारोबार अपनाने का अनुरोध करते थे। वे चाहते थे कि उपभोक्ताओं के हितों को हमेशा ध्यान में रखकर व्यापार करना चाहिए। चोई छाजूराम अनुचित कार्य करने वाले व्यक्तियों
और व्यापारियों के कट्टर विरोधी थे और उनसे मेलजोल नहीं रखते थे। इन्होंने हमेशा असामाजिक कार्य तथा ब्लैक मार्केटिंग करने वाले व्यापारियों का सामाजिक बहिष्कार करवाने के लिए हमेशा कोशिश की। सेठ छाजूराम का विश्वास था कि जिस समाज, जाति और देश में भ्रष्टाचार व्याप्त होता है वो सभी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। वे हमेशा साधारण और ईमानदार व्यापारियों के घोर पक्षधर थे। इनका स्पष्ट मत था कि देश की समृद्धि और उन्नति कृषि, व्यापार और औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर करती है। किसान और व्यापारी देश में समृद्धि के लिए हालात उत्पन्न करते हैं, इसलिए किसान और व्यापारी को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। देश हित और निजी हित छोड़कर देश हित में काम करना होगा। शुद्ध और स्वच्छ तरीकों से ही एक व्यापारी जनता का विश्वास प्राप्त कर सकता है और चोई छाजूराम ने इसी सिद्धांत के बल पर अपने समय में महान उपलब्धियां हासिल की और व्यापारियों और आम जनता के वो फिर चहेते बने। ऐसा करने के लिए उन्होंने धर्म के मूल सिद्धांतों को अपने जीवन में, व्यापार में बड़ी लगन, सुगमता और सहज तरीकों का पालन किया। इस सभी से हम बहुत ही सहज तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि अपने समय में एक महान अर्थशास्त्री वो थे और महान राष्ट्रवादी भी थे सेठ छाजूराम। एक विद्वान थे वेबकॉक। उनका कहना है कि व्यापार में धर्म तो होना चाहिए, लेकिन धर्म में व्यापार नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धार्मिक जीवन को व्यापार का रूप देता है उसका धार्मिक जीवन शक्तिहीन होता है, और जो अपने व्यापारिक जीवन को धार्मिक नहीं बना सकता उसका व्यापारिक जीवन चरित्रहीन होता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक दूसरे अंग्रेज विद्वान एडिसन ने लिखा है कि दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है। चोई छाजूराम इन्हीं सिद्धांतों पर खरे उतरे थे। चोई साहब को अपनी संपत्ति का कभी गर्व नहीं रहा था। वे अपने आप को तथा अपनी संपत्ति को मानव जाति के लिए कल्याण का एक माध्यम समझते थे। इसलिए लोग कहते थे कि चौधरी साहब को देवी संपदा मिली हुई है, इसलिए वे जन जन के कल्याण में लगे हुए हैं। यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो अर्पित करना सीखो। इस सनातन नियम को चौधरी साहब ने अपने जीवन में अच्छी तरह से अनुभव करके देखा। धर्म ग्रंथ है बाइबल, उसमें लिखा हुआ है कि 3 सद्गुण हैं, आशा, विश्वास और दान। दान इनमें सबसे बढ़कर है। वास्तव में इनका जीवन बाइबल के कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण था। गीता चोई साहब के जीवन में एक आधार था, गीता के श्लोक, और उनको लेस मात्र अपने व्यापार का कभी अभिमान नहीं रहा। ऐसे बिरले व्यापारी और इंसान इस दुनिया में कभी कभी पैदा होते हैं दोस्तों। वे एक ऐसी महान आत्मा थे जो पूर्णता परमात्मा के साथ आत्मसात थी, और धन को हथेली पर लगे मैल की तरह वो झाड़ते रहे, अपने हाथ साफ करते रहे। दोस्तों, कमाते तो बहुत सारी दुनिया है, लेकिन छूटता किसी किसी से है। मर जाते हैं सारी उम्र कमाते कमाते। लेकिन जिसने ये मैल छोड़ा, जिसने ये धन छोड़ा, वो फिर सेठ छाजूराम जी की तरह अमर हो गया। कब वो जन्मे थे, कब हम बात कर रहे हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उनकी बात किया करेंगी। अपनी नेक कमाई में से जो हिस्सा हम समाज के कल्याण के लिए लगाते हैं, किसी की मदद करने में लगाते हैं, उसका प्रतिफल हमें मिलता है दोस्तों। मेरे एक बहुत अच्छे साथी, उन्होंने कहा था कि जब हम कल्याण का काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो हमें धन उसी तरीके से मिलता है जैसे गेहूं के साथ तूड़ी हमें हासिल होती है। हम जब अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, अच्छे काम की नीयत बन जाती है, तो फिर परमात्मा भी हमारा साथ देना शुरू कर देता है। लेकिन जब तक हमारी नीयत लेने लेने की रहती है, आपने बहुत देखा होगा अपने आसपास, सारी उम्र लेने लेने की नीयत में बस चले गए, कुछ नहीं मिला। लेकिन जिनकी नीयत देने देने की होती है, उनको परमात्मा भी देता है। जैसी नजर हमारी होगी वैसे हम बन जाएंगे, और यही सेठ छाजूराम जी का जीवन हमें सिखाता है दोस्तों। इन वीडियो से यही कोशिश है कि हम उनके सूत्रों को पकड़ें और जहां जितना संभव हो दूसरों की खुशियों के लिए जिएं। यही सेठ छाजूराम जी को भी श्रद्धांजलि होगी दोस्तों। उनके जीवन पर ये जो श्रृंखला है, ये 6 वीडियो अब तक आ चुके हैं। कितने बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अब लग गए हैं तो इसको कंप्लीट करेंगे। 3 बजे ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करें, और कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट करके शाबाशी दे दिया करें, अपने अनुभव बताया करें, अपने विचार साझा किया करें।
4 दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि सेठ साजूराम जी की बातें सब तक पहुंचे। अच्छी चीजों का फैलाव भी परोपकार है दोस्तों, क्योंकि अगर अच्छी चीजें फैलेंगी नहीं तो फिर बुरी चीजें अपनी जगह बना लेंगी। अच्छा समाज बनाने के लिए अच्छी बातों का फैलाव जरूरी है। इस फैलाव को आप इसमें मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 3 बजे। नमस्कार।